पाठ 1 भाषा लैंग्वेज। पायल, इधर आओ। पायल, तुम कब आई? अभी आई हूँ। तुम झूला क्यों नहीं झूल रही हो? मुझे फुटबॉल से खेलना है। आ जाओ, सब मिलकर खेलेंगे। क्या मैं भी तुम्हारे साथ फुटबॉल खेल सकता हूँ? चीकू, तुम कैसे फुटबॉल खेलोगे? हाँ, फुटबॉल तो नहीं खेल सकता, पर चलो, जो बातें तुमने की हैं, उस पर बात करते हैं। क्या बात करेंगे, चीकू? तुम सबने अपनी बात बोलकर समझाई। सबने सुनकर एक दूसरे की बात समझी। हाँ, बोलकर और सुनकर ही तो बात कही और समझी जाती है। एक दूसरे को समझना समझाना ही भाषा है। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी बात को दूसरों को समझाने या दूसरों की बात को समझने के जितने भी साधन या ढंग हैं, उन्हें भाषा कहते हैं। भाषा के रूप 3 अलग-अलग ढंग से अपनी बातों को समझाया जा सकता है: सुनकर, बोलकर, लिखकर, पढ़कर और संकेतों से। अतः भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा अपनी बातों या विचारों को जब हम बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा अपनी बातों या विचारों को जब हम लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के लिखे हुए को पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। एक बालक सबसे पहले अपने परिवार से मौखिक भाषा सीखता है। वो उसकी मातृभाषा होती है। मातृभाषा से मतलब होता है अपने माता पिता से सीखी गई भाषा। सांकेतिक भाषा जब हम संकेतों से अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के संकेतों को देखकर उनकी बात को समझते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। पशु पक्षियों की बोलियां संसार के सभी जीव जंतु आपस में अपनी अपनी बोली में बात करते हैं, जैसे म्याऊ म्याऊ, ची ची, काऊ काऊ। याद रखें, पहला अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना भाषा है। दूसरा, भाषा के 3 रूप हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तीसरा, व्याकरण में हम केवल मौखिक और लिखित भाषा का ही अध्ययन करते हैं। चौथा, सभी प्राणियों की अपनी अपनी बोली होती है। पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला, लेटर एंड अल्फाबेट। उधर देखो, दीदी कणिका गिर पड़ी। जल्दी चलो, उसे चोट लग गई है। कणिका को चोट लगी। वो कितना जोर से चिल्लाई। बाकी बच्चों के मुख से भी कुछ ध्वनियां यानी आवाजें निकली। कणिका के मुख से निकला आह। विपुल ने कहा, उधर देखो। हम रोजाना अपने मुख से ऐसी बहुत सी ध्वनियां यानी आवाजें निकालते हैं। मुख से निकली ध्वनियों को हम लिख भी सकते हैं, जैसे आह, दीदी। ये ध्वनियां अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बनी हैं। आह में ध्वनियां हैं आ धन ह। दीदी में ध्वनियां हैं दी धन दी। बोली और लिखी जाने वाली ध्वनियों आवाजों को ही हम वर्ण कहते हैं।
इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हमारी हिंदी भाषा में बोले और लिखे जाने वाले बहुत से वर्ण हैं। इन वर्णों को समझने और याद करने के लिए हम उन्हें एक क्रम में लिखते हैं। सभी वर्णों के क्रम से लिखे गए समूह को वर्णमाला कहते हैं। पापा, हमारी अध्यापिका ने कहा है कि कल वर्णमाला याद करके आना। तुम्हें पता है वर्णमाला किसे कहते हैं? हाँ, हमारी पुस्तक में लिखी है। अपनी पुस्तक लाओ, मैं तुम्हें वर्णमाला के बारे में समझाता हूं। समीर को उसके पापा समझा रहे हैं। आप सबको मैं वर्णमाला के बारे में बताता हूं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्णमाला पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर वर्णों को बोलते समय मुंह का कोई भी भाग एक दूसरे को नहीं छूता और मुंह से निकलने वाली हवा सीधे ही मुंह से बाहर निकल जाती है। हिंदी के 11 स्वर इस प्रकार हैं: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। 11 वर्ण। व्यंजन वर्णों को बोलते समय मुंह के 2 भाग कहीं न कहीं एक दूसरे को जरूर छूते हैं, यानी मुंह से निकलने वाली हवा मुंह में कहीं न कहीं रुकती है। हिंदी के 33 व्यंजन इस प्रकार हैं: क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, अंग, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इनके अलावा भी हिंदी में कुछ और वर्ण हैं: अंग, अह, ड़, ढ़। 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने कुछ वर्ण भी हिंदी में प्रयोग होते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संयुक्त व्यंजन मुख्यतः 4 हैं: क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। पहला व्यंजन धन दूसरा व्यंजन बराबर संयुक्त व्यंजन। क धन श बराबर क्ष। त धन र बराबर त्र। ज धन ङ बराबर ज्ञ। श धन र बराबर श्र। याद रखें, बोली और लिखी जाने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य। साइन ऑफ वॉवल्स, वर्ड एंड सेंटेंस। बच्चों, बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़िए। क्या आपको उनमें कुछ अंतर लगा? जल, जाल, चल, चील। एक जैसे वर्णों से 2 अलग अलग शब्द लिखे हैं, परंतु उनमें से एक शब्द में अलग चिन्ह लगे हैं। शाबाश! क्या इन चिन्हों से कुछ फर्क पड़ा? अंशिका, तुम बताओ। ये चिन्ह लगने से इनका अर्थ बदल गया। शाबाश!
ये चिन्ह स्वरों की मात्राएं कहलाते हैं। व्यंजन के साथ मिलाकर लिखने पर स्वरों का रूप बदल जाता है। स्वरों का यह बदला रूप ही मात्रा कहलाता है। अब मैं तुम सबको स्वरों की मात्राएं सिखाता हूं। व्यंजन, स्वर, मात्रा, स्वर की मात्रा के साथ व्यंजन। द धन अ कोई मात्रा नहीं, द। 10। द धन आ दा, दाना। द धन ई छोटी ई, दी, दिवस। द धन ई बड़ी ई, दी, दीवार। द धन उ छोटा उ, दु, दुष्ट। द धन उ बड़ा उ, दू, दूध। द धन रि द्रि, दृश्य। द धन ए दे, देवी। द धन ए दै, दैनिक। द धन ओ दो, दोस्त। द धन औ दौ, दौलत। शब्द बनाने के लिए स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग जरूरी है। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है। सामान्य रूप से हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है, जैसे म धन अ म, द धन अ द, ल धन अ ल। अब ये भी समझिए स्वरों की मात्रा के स्थान। आ की मात्रा व्यंजन के बाद दाईं ओर लगाई जाती है, काम। ई की मात्रा व्यंजन से पहले बाईं ओर लगाई जाती है, किसान। ई की मात्रा व्यंजन के बाद दाईं ओर लगाई जाती है, दीवार। उ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, गुलाब। ऊ की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, कबूतर। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, कृपा। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है, रेल। ए की मात्रा भी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है, पैसा। ओ की मात्रा व्यंजन के बाद दाईं ओर लगाई जाती है, गोल। औ की मात्रा भी व्यंजन के बाद दाईं ओर लगाई जाती है, गौरी। र के साथ उ तथा ऊ की मात्रा इसके बीच में लगती है, र धन उ रुपया, र धन उ रूप। शब्द। जब वर्णों का कोई समूह अर्थ प्रकट करता है तो शब्द कहलाता है। जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता, जैसे वर्णों का निरर्थक समूह, मकल, मलक, हिचुया। वर्णों का सार्थक समूह, कमल, कलम, चूहिया। हिंदी में कुछ शब्द बिना मात्रा वाले होते हैं और कुछ मात्रा वाले होते हैं। बिना मात्रा वाले शब्द, दो वर्णों वाले शब्द, कर, भर, हम आदि। तीन वर्णों वाले शब्द, कमल, नहर, अमर आदि। चार वर्णों वाले शब्द, अदरक, अचकन, अरहर आदि। मात्रा वाले शब्द, दो वर्णों वाले शब्द, गिरी, नीचे, पानी आदि। तीन वर्णों वाले शब्द, आदमी, गिलास, गौरैया आदि। चार वर्णों वाले शब्द, हिमालय, कारखाना, नौकरानी आदि। वाक्य। जिस प्रकार
वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। पढ़िए और समझिए। हूं, रही, खाना, मैं, यह भी शब्दों का एक समूह है, लेकिन इससे कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। मैं खाना खा रही हूं, ये ऊपर प्रयोग किए गए शब्दों का दूसरा समूह है, लेकिन इससे अर्थ स्पष्ट हो रहा है। ऐसा ही सार्थक शब्द समूह वाक्य कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं, शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक मेल यानी समूह को वाक्य कहते हैं। याद रखें, व्यंजनों के साथ स्वर मात्रा के रूप में आते हैं। प्रत्येक मात्रा का व्यंजन के साथ लगने का एक निश्चित स्थान होता है। एक व्यंजन में एक साथ दो मात्राओं का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। पाठ 4 संज्ञा, नाउन। मम्मी पापा, ये हम कहाँ आ गए? ये बीकानेर है। ये राजस्थान का शहर है। मेरा मतलब है, ये कैसी जगह है? इतनी गर्मी है, चारों तरफ रेत ही रेत है। मानसी, तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे, ये रेगिस्तान है। यहाँ तो हमारे शहर की तरह ना पेड़ है, पक्की सड़कें भी नहीं है, गाड़ियां भी नहीं है। थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी, वाह देखो, कितने सारे ऊंट। वाह, सारे ऊंट कितने सजे हुए हैं। मम्मी, वाह देखो, सामने मेला लगा है। हाँ, हम इसी मेले में तो आए हैं। पापा, हमें ऊंट पर बैठकर सैर करनी है। हाँ, अभी चलेंगे। भूख लगी है, पहले कुछ खाते हैं। इतने सुंदर ऊंट और मेला देखकर मेरी तो सारी थकान उतर गई। मैं तो झूला झूलूंगी। चलो। मानसी और नितिन को तो राजस्थान का मेला देखकर मजा आ गया। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा मित्रों, बताओ, मानसी, नितिन और उसके मम्मी पापा ने क्या बोला और तुमने कौन सी चीजें देखी? हाँ, रेत, रेगिस्तान, ऊंट, बीकानेर, राजस्थान, गर्मी, सड़क, गाड़ियां, मेला, सैर, भूख, थकान, झूला। मानसी, नितिन, मम्मी, पापा। शब्द भी तो सुने। मित्रों, ये सब अलग अलग नाम हैं। लोगों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम, भावों के नाम। मानसी, नितिन लोगों के नाम हैं। ऊंट पशु का नाम है। बीकानेर राजस्थान, रेगिस्तान स्थानों के नाम हैं। रेत, गाड़ियां, झूला वस्तुओं के नाम हैं। गर्मी, सैर, भूख, थकान मन के भावों के नाम हैं। इसी तरह संसार में हर व्यक्ति, पशु पक्षी व वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम होता है। नाम से ही हम सब की पहचान होती है। सोचो, अगर किसी का नाम न होता तो क्या होता? मित्रों, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान,
तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ नाम अर्थात संज्ञा शब्द इस प्रकार हैं: विराट कोहली, विवेकानंद, खरगोश, घोड़ा, कोयल, कौआ, मोबाइल, बस्ता, भारत, जापान, दशहरा, क्रिसमस, हैदराबाद, दिल्ली, विद्यालय, चिड़ियाघर, हॉकी, फुटबॉल, खुशी, सर्दी, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। याद रखें, प्रत्येक वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का एक नाम होता है। नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तियों, पशु पक्षियों, वस्तुओं, देशों, खेलों, शहरों, भावों आदि के नाम। पाठ 5 लिंग जेंडर। चूहे ने खोली दुकान, चूहिया ने सजाया सामान। चूहा बोला आओ बंदर राजा, सारा सामान है बिल्कुल ताजा। बंदर संग बंदरिया रानी आई, गरम जलेबी खाकर खूब हर्षाई। मिठाइयां देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। क्या आपका भी मिठाई खाने का मन कर रहा है? अच्छा बताओ, इनमें किस किस के नाम आए हैं? चूहा, चूहिया, बंदर, बंदरिया, राजा, रानी। क्या इन नामों में कोई खास बात है? नहीं समझे? मैं बताता हूं। चूहा, बंदर और राजा शब्द पुरुष जाति का ज्ञान करा रहे हैं। चूहिया, बंदरिया और रानी शब्द स्त्री जाति का ज्ञान करा रहे हैं। स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु अथवा प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का ज्ञान होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के भेद: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग: जो शब्द पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे शेर, भाई, देवता आदि। स्त्रीलिंग: जो शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे शेरनी, बहन, देवी आदि। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग: बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, चाचा, चाची, मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया, राजा, रानी, धोबी, धोबिन, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, हाथी, हथनी, कुत्ता, कुतिया, नायक, नायिका, सेठ, सेठानी, गायक, गायिका, बैल, गाय, बंदर, बंदरिया, नाग, नागिन, नर, नारी, बूढ़ा, बुढ़िया, ऊंट, ऊंटनी, बिलाव, बिल्ली। याद रखें, शब्दों के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। कुछ शब्दों के लिंग बदलते हैं, जैसे बंदर, बंदरिया। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते हैं, जैसे बैंक, सड़क। पाठ 6 वचन नंबर। नानी जी, एक कहानी सुनाओ ना। सुनाती हूँ। जंगल में एक आम का पेड़ था और एक नीम का पेड़ था। आम के पेड़ पर 2 हंस रहते थे और नीम के पेड़ पर 5 तोते रहते थे। एक हंस और एक तोते में गहरी दोस्ती थी। उनकी दोस्ती से अनेक पक्षी जलते थे। उन्होंने दोनों को लड़वाने की कोशिश की, लेकिन वे सच्चे मित्र थे। उन्होंने अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी।
इससे क्या पता चलता है नानी जी? यही कि हमें किसी की बातों में आकर मित्र पर शक नहीं करना चाहिए। नलिनी, नानी जी ने तो कहानी से बहुत अच्छी बात सिखाई और साथ ही वचन भी सिखा दिए। वचन किसे कहते हैं? नानी जी ने कैसे सिखाए? अच्छा, सोचकर बताओ कि कहानी में कौन सी चीजें एक हैं और कौन सी एक से अधिक। आम का पेड़ एक, नीम का पेड़ एक, हंस दो, तोते 5, पक्षी अनेक। शाबाश! एक या अनेक का ज्ञान कराने वाले ये शब्द ही वचन हैं। ये भी कह सकते हैं, शब्दों के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन के प्रकार: एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, बकरी, पुस्तक। बहुवचन शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक से अधिक यानी अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, बकरियां, पुस्तकें। एक वचन व बहुवचन शब्दों के उदाहरण: एक वचन, बहुवचन। बच्चा, बच्चे। संतरा, संतरे। लकड़ी, लकड़ियां। आंख, आंखें। नदी, नदियां। चादर, चादरें। माला, मालाएं। केला, केले। छतरी, छतरियां। पतंग, पतंगें। कहानी, कहानियां। कमरा, कमरे। एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग: हम अपने से बड़ों को आदर देने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे मामा जी आ रहे हैं। भगत सिंह सच्चे देशभक्त थे। याद रखें, शब्द के जिस रूप से वस्तु की संख्या का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु की संख्या में एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। आदर देने के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। पाठ 7 सर्वनाम प्रोनाउन। भव्या, क्या तुमने मेरे भाई रजत को देखा है? हाँ, वह उधर पतंग उड़ा रहा है। चलो, हम दोनों भी चलते हैं, पतंग उड़ाएंगे। हाँ हाँ, चलो, बहुत मजा आएगा। रजत, देखो, तुम्हारा भाई आया है। अब हम सब मिलकर पतंग उड़ाते हैं। हाँ, लो तुम भी उड़ाओ। भव्या और अनिकेत की तरह क्या तुम सबको भी पतंग उड़ाना अच्छा लगता होगा? भव्या और अनिकेत ने बात करते समय एक दूसरे के नाम की जगह दूसरे नाम बोले। देखो, किसके नाम की जगह कौन से शब्द आए। अनिकेत के लिए मेरे, भव्या के लिए तुमने, तुम, रजत के लिए वह, तुम्हारा, भव्या और अनिकेत के लिए हम। अब समझ गए ना? नाम की जगह दूसरे शब्द बोलने पर भी यह समझ में आ रहा है कि किसके लिए बात हो रही है। नामों की जगह प्रयोग होने वाले ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नाम यानी संज्ञा शब्दों की जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या तो अपने नाम या सुनने वाले या तीसरे अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर करता है। बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के नामों के आधार पर हिंदी के कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। बोलने वाले के लिए सर्वनाम: मैं, मेरे, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हमें। सुनने वाले के लिए सर्वनाम: तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका। अन्य लोगों के लिए सर्वनाम: पहला उन, उन्हें, उन्होंने, यह, ये, इसका।
दूसरा कुछ, किसी, कोई, किसका, किसने। तीसरा जिसने, जिसको, जिसे, वह। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे एक वचन, बहुवचन, मैं, हम, तू, आप, तुम, उसे, उन्हें, किसे, किन्हें, यह, ये, वह, वे, मेरा, हमारा, किसको, किनको। याद रखें, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के दो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीन प्रकार के लोगों के नामों के लिए किया जाता है, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य के लिए। पाठ 8 विशेषण एडजेक्टिव। मित्रों, यहाँ रात में क्या कर रहे हो? हम तो तारों को देख रहे हैं। देखो तो कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, क्या तुम्हें तारों पर कविता आती है? हाँ, मुझे आती है, दीदी ने सिखाई थी। सुनाओ सुनाओ। नीले आसमान में चमके तारे, लगते कितने प्यारे प्यारे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे, झिलमिल झिलमिल करते तारे। रात अंधेरी जब होती है, राह दिखाते हैं ये तारे। आते हैं जब काले बादल, छिप जाते हैं तब ये तारे। बहुत मजा आया। अच्छा चलो एक खेल खेलते हैं। कैसा खेल चीकू भाई? सबने कविता सुनी भी और बोली भी। अब मैं सवाल पूछूंगा और तुम सब जवाब देना। ठीक है। आसमान कैसा है? नीला। तारे कैसे हैं? प्यारे प्यारे। छोटे छोटे। नन्हे नन्हे। रात कैसी है? अंधेरी। शाबाश। मित्रों, तुमने जो उत्तर बोले वे सब आसमान, तारों और रात की विशेषता बता रहे हैं। हाँ, यह तो सही कह रहे हो। इन्हें विशेषता बताने वाले शब्द कहते हैं। ये विशेषण हैं, हमारी मैम ने बताया था। बिल्कुल ठीक। नीला, छोटे छोटे, नन्हे नन्हे, प्यारे प्यारे। शब्द जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं वे या तो संज्ञा शब्द हैं या सर्वनाम हैं। विशेषता बताने वाले ऐसे शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द किसी वस्तु या प्राणी आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। हिंदी के कुछ विशेषता बताने वाले शब्द इस प्रकार हैं: लाल, पीला, काला, हरा, सफेद, नमकीन, मीठा, खट्टा, गर्म, ठंडा, मोटा, छोटा, पतला, लंबा, ठिगना, आलसी, मेहनती, गरीब, दानी, सुंदर। ये विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनामों के रंग रूप, गुण दोष, आकार प्रकार, संख्या मात्रा आदि के विषय में बताते हैं। याद रखें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। रंग रूप, गुण दोष, आकार प्रकार, संख्या मात्रा को बताने वाले सभी शब्द विशेषण ही होते हैं। पाठ 9 क्रिया वर्ब। अखिल, वो देखो कितना बड़ा कछुआ। कितना सुंदर लग रहा है। चलो उसे पकड़ते हैं। नहीं, उसे मत पकड़ना। किसी पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए। मुझे कछुए पर एक कविता आती है। सुनाओ सुनाओ। कछुआ जल का राजा है, देख कितना मोटा ताजा है। धीरे धीरे चलता है, देख कैसे हिलता है। बच्चों के संग खेलेगा, मोटी रोटी बेलेगा। गरम रोटी खाएगा, मीठा गाना गाएगा। ये सब तो कछुए को देखकर कितने खुश हैं। बच्चों, आपने ध्यान दिया?
इन सब की बातों में और कविता में क्या क्या काम हो रहे हैं, मैं बताता हूं। देखना, पकड़ना, हिलना, चलना, खेलना, खाना, गाना, ये सब काम ही तो हैं। हम सब भी रोज कितने सारे काम करते हैं। जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया शब्दों के अंत में ना अवश्य जुड़ा होता है। हिंदी के कुछ क्रिया शब्दों को जानें। आना, पढ़ना, पीना, मांगना, कूदना, कहना, उठना, देना, बैठना, धोना, सोना, चलना, छोड़ना, लिखना, नाचना, हंसना, गाना, खोदना, पुकारना, उछलना। याद रखें, किसी काम के करने या होने का ज्ञान कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया वाक्य के अंत में आती है। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। अधिकांश क्रियाओं के साथ है, हैं, था, थी, थे, रहा है, रहे हैं, रही है, रही हैं आदि शब्द जुड़े होते हैं। पाठ 10 गिनती काउंटिंग। कितना बड़ा और सुंदर बाग है। कितने सुंदर और तरह तरह के फूल हैं। मजा आ रहा है ना? अच्छा नीरा, इस पौधे पर कितने फूल लगे हैं? 12 फूल हैं। शुभम, तुम्हें कितनी तितलियां दिख रही हैं? 7। 4 फूलों के आसपास तितली उड़ रही हैं। 3 तितलियां फूलों पर बैठी हैं। दीदी, आप तो हमसे गिनती का खेल खेल रही हैं। सही कहा तुमने। इन्होंने तो बाग की सैर के साथ गिनती भी सीख ली। मैं आज तुम सबको गिनती सिखाता हूं। हम हिंदी और अंग्रेजी अंक सीखेंगे और अंकों को हिंदी शब्दों में लिखना भी। चलो पहले जानते हैं कि गिनती का सही अर्थ क्या है। गिनना क्रिया से गिनती शब्द बना है। गिनती के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें अंक या संख्या कहते हैं। प्रत्येक भाषा में गिनती के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी और हिंदी में ये चिन्ह इस प्रकार होते हैं। अंग्रेजी अंक, हिंदी अंक, संख्या शब्द 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30। याद रखें, गिनती के चिन्हों को अंक या संख्या कहते हैं। गिनती को हिंदी में अंकों व शब्दों में भी लिखा जा सकता है। पाठ 11 दिन और महीने डेज एंड मंथ्स। वाह, अगस्त के महीने से तो मजे ही आ जाते हैं। कैसे? अरे, हर थोड़े दिन पर एक त्योहार आ जाता है। हाँ, हमारी छुट्टियां भी हो जाती हैं। देखो, 2 दिन बाद बुधवार को 15 अगस्त की छुट्टी है। फिर रक्षाबंधन, उसके बाद जन्माष्टमी। त्योहार पर तो बच्चों की खुशी दुगनी हो जाती है। छुट्टी मिलने से वो खुश हो जाते हैं। इन बच्चों ने बातों बातों में महीना और दिन शब्द बोले। चलो आज हम दिन और महीनों के बारे में ही जानेंगे। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह का आरंभ सोमवार से होता है। सप्ताह के दिनों के नाम क्रम से इस प्रकार हैं। सोमवार
मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। सप्ताह से मिलकर महीना बनता है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। महीनों के नाम क्रम से इस प्रकार हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। याद रखें, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह का पहला दिन सोमवार और अंतिम दिन रविवार होता है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। वर्ष का पहला महीना जनवरी और अंतिम महीना दिसंबर होता है। पाठ 12 समानार्थी शब्द सिनोनिम्स। यह फूलमाला कितने की है? यह पुष्पहार 50 रुपए का है। अच्छा, दे दीजिए। माँ, आपकी और अंकल की बातें तो मेरी समझ में नहीं आई। क्या? आपने फूलमाला बोला, अंकल ने पुष्पहार बोला। बेटा, फूल का एक नाम पुष्प भी है और इसी तरह माला को हार भी कहते हैं। ओ, अब समझा। मोक्ष तो समझ गया कि एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति के एक से ज्यादा नाम होते हैं, लेकिन उनका अर्थ समान होता है। जैसे नयन, नेत्र, आंख, नर, आदमी, पुरुष, सांप, सर्प, नाग, धरा, धरती, पृथ्वी, बादल, मेघ, जलधर, घर, गृह, सदन। इन चित्रों में हर वस्तु या प्राणी के अनेक नाम हैं, अर्थात उनके अनेक नामों का एक समान अर्थ है। एक समान अर्थ वाले ऐसे ही अनेक नामों को समानार्थी शब्द कहा जाता है। समानार्थी शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। कमल, जलज, नीरज, दिन, दिवस, वार, सूरज, दिनकर, रवि, अध्यापक, शिक्षक, गुरु, मां, माता, जननी, काया, तन, शरीर, फूल, सुमन, कुसुम, पुत्र, बेटा, सुत, पुत्री, बेटी, सुता, पेड़, तरु, वृक्ष, नारी, औरत, महिला, पानी, जल, नीर, हाथी, गज, हस्ती, ईश्वर, भगवान, देवता, नदी, सरिता, तटिनी, रात, रजनी, निशा, चंद्रमा, शशि, चांद, दुनिया, संसार, विश्व। आइए कुछ समानार्थी शब्दों से बने वाक्य देखें। संसार में मेहनती लोगों का सम्मान होता है। दुनिया में मेहनती लोगों का सम्मान होता है। आकाश में तारे चमक रहे हैं। नभ में तारे चमक रहे हैं। अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। शिक्षक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। आपने देखा कि वाक्य में एक शब्द के स्थान पर उसका समानार्थी शब्द रख देने पर वाक्य के अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ है। याद रखें, एक समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक समानार्थी शब्द के स्थान पर दूसरा समानार्थी शब्द रख देने से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
पाठ 13 विलोम शब्द एंटोनिम्स। हे ईश्वर, हे भगवान, दे हमको ये ज्ञान, सभी का करें सम्मान, न करें किसी का अपमान, सदा रहे सच का ध्यान, न हो झूठ से कभी पहचान। तुम सब क्या गा रहे हो? हम प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे तो लगता है तुम उल्टे अर्थ वाले शब्दों को याद कर रहे हो। क्या मतलब? बच्चों, करण ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुमने प्रार्थना में एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को बोला। कैसे? सम्मान का उल्टा होता है अपमान, सच का उल्टा होता है झूठ। अच्छा, अब समझी। जैसे नीचे का उल्टा होता है ऊपर, छोटा का उल्टा होता है बड़ा, रात का उल्टा होता है दिन, ठंडा का उल्टा होता है गरम, मोटा का उल्टा होता है पतला। शाबाश, बिल्कुल ठीक पहचाना। एक दूसरे के उल्टे यानी विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों को ही विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। शब्द विलोम: कम अधिक, सत्य असत्य, जय पराजय, उचित अनुचित, उधार नकद, अंधेरा उजाला, असली नकली, वीर कायर, मित्र शत्रु, आशा निराशा, अपना पराया, अमीर गरीब, आवश्यक अनावश्यक, खुशबू बदबू, कच्चा पक्का। याद रखें, आपस में उल्टा अर्थ रखने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। पाठ 14 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। अरे बच्चों, उदास क्यों बैठे हो? देखो ना चीकू भैया, बाहर गर्मी के कारण नहीं खेल सकते और बिजली भी नहीं है। गर्मी के कारण परेशान हैं। हाँ, गर्मी तो है। चलो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक दर्जी रहता था। वह बहुत सुंदर कपड़े सिलता था। उसकी दुकान के सामने से एक हाथी रोज तालाब पर नहाने जाता था। रास्ते में हाथी कुछ पल दर्जी की दुकान पर रुकता था। दर्जी हाथी को रोज एक केला खाने को देता। इस तरह हाथी व दर्जी में पक्की दोस्ती हो गई। एक दिन दुकान पर दर्जी का बेटा बैठा हुआ था। हाथी रोज की तरह दर्जी की दुकान पर आया और केला पाने के लिए सूंड आगे बढ़ा दी। लड़के को शरारत सूझी और उसने हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। हाथी चुपचाप चला गया। वो रोज की तरह नहाया और अपनी वापसी में अपनी सूंड में कीचड़ भरकर ले आया। उसने दर्जी के बनाए नए सुंदर कपड़ों पर कीचड़ फेंक दिया। दुकान के सारे कपड़े खराब हो गए। शाम को लड़के ने दर्जी को सारा किस्सा बताया। दर्जी ने लड़के को उसकी गलती का एहसास कराया। अपनी गलती पर लड़के को बड़ा पछतावा हुआ। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। पाठ 15 चित्र वर्णन पिक्चर डिस्क्रिप्शन। भव्या, किसका चित्र बना रही हो? देखो कैसा बना है। वाह, ये तो गांव का चित्र है। किसान खेतों में बैल लेकर जा रहा है। कुएं पर एक औरत पानी भर रही है। तुम्हें पता है मेहुल, तुम चित्र का वर्णन कर रहे हो। क्या मतलब दादी? मेहुल और भव्या को तो उनकी दादी बताएंगी। आप सबको मैं बताता हूं। जब हम कोई चित्र देखते हैं तब उसके बारे में मन में कुछ विचार आते हैं। हम मन ही मन कुछ वाक्यों में उसका वर्णन भी कर लेते हैं। इसे चित्र वर्णन कहते हैं। स्कूल की छुट्टी के समय अचानक वर्षा होने लगी। सड़क पर खूब पानी भर गया। सड़क पर पानी भरने से लोगों के स्कूटर
और मोटरसाइकिल बंद हो गए। उन्हें गंदे पानी में पैदल जाना पड़ा। सभी को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। पाठ 16 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज। बच्चों, बोर्ड पर लिखे गद्यांश को पढ़िए। डाकिया घर घर चिट्ठियां पहुंचाता है। वह खाकी वर्दी और सिर पर टोपी पहनता है। वह सुबह तैयार होकर अपने क्षेत्र के डाकघर में जाता है। वह पत्र पेटी से पत्र निकालकर डाकघर ले जाता है। वह हर पत्र और पार्सल पर मोहर लगाकर उन्हें लोगों तक पहुंचाता है। डाकिया बड़ा दयालु होता है। वह अनपढ़ लोगों के पत्र भी लिख देता है। वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। अच्छा, मैं प्रश्न पूछूंगी, आप उत्तर देना। घर घर चिट्ठियां कौन पहुंचाता है? डाकिया। डाकिया कैसी वर्दी पहनता है? खाकी। डाकिया पत्र कहां से निकालकर घर ले जाता है? पत्र पेटी से। बच्चों ने लिखे हुए गद्यांश को पढ़ा और प्रश्नों के उत्तर दिए। किसी कहानी, निबंध या नाटक का ऐसा अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। पाठ 17 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। शैला, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? मम्मी, मैडम ने फलों का राजा आम पर अनुच्छेद लिखकर लाने को कहा है। क्या उन्होंने नहीं बताया कि अनुच्छेद कैसे लिखते हैं? परसों बताया था, उस दिन मैं स्कूल नहीं गई थी। मैं बताती हूँ, फिर तुम अनुच्छेद लिखना। शैला को उसकी मम्मी बता रही है कि अनुच्छेद कैसे लिखते हैं। आपको मैं बताता हूँ। अनुच्छेद में किसी एक ही विचार को लिखा जाता है। अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करने से भाषा का ज्ञान बढ़ता है। किसी भी विषय पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए अनुच्छेद लिखकर एक निबंध भी तैयार कर सकते हैं। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अनुच्छेद के वाक्य सरल और छोटे छोटे होने चाहिए। किसी भी बात को दोहराना नहीं चाहिए। आओ अब अनुच्छेद लिखें। फलों का राजा आम। आम फलों का राजा कहलाता है। यह अधिकतर लोगों का प्रिय फल है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसमें और भी बहुत से गुण होते हैं। आम की अनेक किस्में होती हैं। भारतीय आमों की सभी किस्में एक साथ प्रदर्शनी में देखी जा सकती हैं। दिल्ली और लखनऊ में आमों की प्रदर्शनी लगती है।